Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम BPCC 102 बायोसाइकोलॉजी की यूनिट 5 द ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजेशन को हम कवर करेंगे और इसमें हम कवर करेंगे आज कटिंग द कॉर्पस कैलिज्म द स्प्लिट ब्रेन कि अगर जो हमारा कॉर्पस कैलिज्म है, अब कॉर्पस कैलिज्म ने क्या पढ़ा था कि हमारे ब्रेन में दो हेमिस्फेयर है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। अब उन दोनों में जो कम्युनिकेशन है, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है, वो किसके थ्रू होता है? कॉर्पस कैलिज्म की वजह से। तो अगर वो कॉर्पस कैलिज्म ही कट हो रहा है, अगर वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो पाएगी कॉर्पस कैलिज्म की वजह से, तो क्या होगा? तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट विल हैपन if there is any damage to corpus callosum or if we cut it down for epilepsy surgery. Before 1950 corpus callosum was one of the great mystery for neuroscientists. अब देखो कि इसमें पहले तो क्वेश्चन ही किया गया है कि corpus callosum अगर कट कर दिया जाए एपिलेप्सी की सर्जरी की वजह से तो उसके बाद क्या होगा। और 1950 से पहले जो कॉर्पस कैलिज्म था, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री थी न्यूरोसाइंटिस्ट के लिए। कॉर्पस कैलिज्म इज मेड अप ऑफ 200 मिलियन एक्सॉन्स एंड लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द टू हेमिस्फेयर्स। जैसे कि हमने पढ़ाई था कि जो कॉर्पस कैलिज्म है 200 मिलियन एक्सॉन्स से मिलकर के बना है, जो कि हमारे दोनों हेमिस्फेयर्स के लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर्स के बीच में लोकेटेड है और दोनों हेमिस्फेयर्स के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का काम करता है। Due to its enormous size and central position, scientists always believed that it has some major role to play. और ये क्या है कि हमारे दोनों हेमिस्फेयर्स के मिडिल में लोकेटेड है, साथ में इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। तो साइंटिस्ट को हमेशा ये लगता था कि अगर इसका साइज़ इतना बड़ा है, ये सेंटर में लोकेटेड है, तो ज़रूर ये इसका जो रोल है वो बहुत बड़ा होगा हमारी लाइफ में, हमारे बिहेवियर में, हमारी बॉडी में, हमारी बायोलॉजी में बहुत बड़ा इसका रोल प्ले होता होगा। तभी ये इतना ज़्यादा कि इतना साइज़ में बड़ा है और बीच में सेंटर में लोकेटेड है। येट स्टडीज़ ऑन सेवरल लेबोरेटरी एनिमल्स, monkeys, rats and cats and people with damaged corpus callosum didn't suggest anything. लेकिन इसके बावजूद, जबकि साइंटिस्ट को ये लगता था कि इसका साइज़ बड़ा है, ये सेंटर में लोकेटेड है, तो इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता होगा, बट फिर भी जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, जितने भी लेबोरेटरी एनिमल्स हैं, मंकीज़, रैट्स, कैट्स और ह्यूमन पर भी, अगर उनके कॉर्पस कैलिज्म में जो डैमेज हुआ है उसके बाद भी कोई एक कुछ भी सजेशन नहीं निकल करके आया है, यानी कि कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल करके आया है कि हम ये कह सकें कि नहीं कॉर्पस कैलिज्म अगर हट गया, अगर कॉर्पस कैलिज्म को हमने ब्रेन से निकाल दिया तो उसकी वजह से कोई मेजर जो है प्रॉब्लम आएगी लोगों में, या फिर उन्हें लाइफ उनकी हो ही नहीं पाएगी, सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो ऐसा कुछ भी रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। तो अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अब एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मेयर्स एंड स्पेरीज ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कॉर्पस कैलिज्म को लेकर के एक एक्सपेरिमेंट करा था। हाउएवर दिस कंसेप्शन अबाउट कॉर्पस कैलिज्म चेंज्ड इन 1953 व्हेन मेयर्स एंड स्पेरीज कंडक्टेड a groundbreaking experiment on cats. For their experiment, they took 4 groups of cats. अब क्या है कि 1954 में जो कॉर्पस कैलिज्म को लेकर के जो जितने भी कंसेप्शंस थे, जितने भी मिथ्स थे, वो सब क्या है टूट चुके थे, चेंज हो चुके थे, क्योंकि जो मेयर और स्पेरी थे उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट करा था। और किस पे करा था ये एक्सपेरिमेंट? कैट्स पे। उन्होंने 4 ग्रुप लिए थे कैट्स के। फर्स्ट ग्रुप क्या था? कैट्स विद सीवियर कॉर्पस कैलिज्म, जिन्हें कहा गया कंट्रोल ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में जो कैट्स थी उनका क्या था, उनके कॉर्पस कैलिज्म उनका निकाल दिया गया था, ठीक है, या फिर उनके कॉर्पस कैलिज्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। तो फर्स्ट जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें कॉर्पस कैलिज्म में प्रॉब्लम थी कैट्स की। सेकंड जो कंट्रोल ग्रुप था उसमें ऑप्टिक शियाज्म, जो ऑप्टिक शियाज्म है ये भी एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का काम करता है हमारे ब्रेन में। जैसे कि कॉर्पस कैलिज्म है ये भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है दोनों हेमिस्फेयर्स में, वैसे ही ऑप्टिक शियाज्म भी क्या है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। और जो कॉर्पस कैलिज्म है और ऑप्टिक मीन्स आइज से रिलेटेड है, विजुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऑप्टिक शियाज्म और कॉर्पस कैलिज्म ये दोनों अकेले ऐसे रूट्स हैं जिनके थ्रू विजुअल इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज हो सकते हैं दोनों हेमिस्फेयर्स में से, और कोई भी ऐसा रूट नहीं है जिसके थ्रू विजुअल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके। और जो थर्ड है वो है कैट विद सीवियर कॉर्पस कैलिज्म एंड ऑप्टिक शियाज्म बोथ। अब जो थर्ड ग्रुप है जिसे की एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहा गया है, उसमें क्या है कि जो कैट्स हैं उनमें ऑप्टिक शियाज्म में भी उनके में प्रॉब्लम है और उसमें कॉर्पस कैलिज्म में भी उनका निकाल दिया गया या फिर उसमें प्रॉब्लम है, यानी कि कॉर्पस कैलिज्म और ऑप्टिक शियाज्म दोनों ही वर्क नहीं कर रहे हैं उन कैट्स में, और उस ग्रुप को कहा गया है की एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब लास्ट ग्रुप क्या है, फोर्थ ग्रुप, ये भी कंट्रोल ग्रुप है। इसमें 3 तो कंट्रोल ग्रुप है और एक क्या है की एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और वो ग्रुप है जिसमें कि कॉर्पस कैलिज्म और ऑप्टिक शियाज्म दोनों ही नहीं है। अब तो जो लास्ट कंट्रोल ग्रुप है कैट्स विद इंटैक्ट ब्रेन और नो डैमेज टू देयर ब्रेन। लास्ट ग्रुप ऐसी कैट्स का है जिसमें कि उनके ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, तो लास्ट जो कंट्रोल ग्रुप है वो ऐसी कैट्स है जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो की एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें कॉर्पस कैलिज्म और ऑप्टिक शियाज्म दोनों ही जो है सीवियर है, दोनों में ही प्रॉब्लम है। सेकंड कौन सा ग्रुप था जिसमें कि ऑप्टिक शियाज्म में प्रॉब्लम थी, और फर्स्ट कंट्रोल ग्रुप था जिसमें कि कॉर्पस कैलिज्म में प्रॉब्लम थी।
corpus callosum and optic chiasm are the only two routes by which visual information can travel from one hemisphere to another hemisphere. तो corpus callosum और optic chiasm ये दो channels, ये दो routes ऐसे हैं जिनके थ्रू visual information हमारी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है एक हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिस्फेयर में. तो आप सोच सकते हो कि अगर corpus callosum और ऑप्टिक चियाज्म दोनों ही किसी में नहीं है तो उसकी विजुअल इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट होने में प्रॉब्लम होगी. द रिसर्चर कट कम्प्लीटली थ्रू दैम फॉर देयर की एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. और जो हमने पढ़ा है अभी ऊपर की जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, जो की एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, उसमें क्या था कि उनका ऑप्टिक चियाज्म और कॉर्पस कैलिज्म दोनों ही रिमूव कर दिए गए थे. दोनों में ही प्रॉब्लम थी. ठीक है, तो दोनों ही जो रिसर्चर्स थे उनके द्वारा की एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो कैट्स थी उनका कॉर्पस कैलिज्म और ऑप्टिक चियाज्म दोनों निकाल दिए गए थे. दिस एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड इन 2 phases. अब 2 phases में ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कंडक्ट हुआ था. अब कैसे हुआ था? फर्स्ट फेज में क्या हुआ कि जितनी भी कैट्स थी ना, ऑल कैट्स वर ट्रेंड फॉर अ लीवर प्रेस पैटर्न डिस्क्रिमिनेशन टास्क विद अ पैच ऑन वन आई. अब फर्स्ट फेज में क्या हुआ कि जितनी भी कैट्स थी ना उन सबको एक टास्क सिखाया गया था. एक टास्क जो है उनको ट्रेन करा गया था उस टास्क के लिए कि उन्हें एक लीवर उनको प्रेस करना था. उसका एक जो पूरा पैटर्न था वो उन्हें सिखाया गया था, वो उन्हें ट्रेन करा गया था उस चीज़ के लिए. लेकिन ट्रेंड किस तरीके से करा गया था? उनकी दोनों आइज़ में से एक आई के ऊपर पैच था. यानी कि जैसे पायरेट्स होते हैं ना, अपनी एक आपने देखा होगा कि उनकी एक आई जो है वो कवर होती है एक कपड़े से, तो वैसे उनकी जो एक आई थी वो कवर कर रखी थी. वो सिर्फ एक ही अपनी आई से वो जो है देख सकते हैं सब कुछ, पूरा पैटर्न जो सीखना था उन्हें, उन्होंने सीख भी लिया था. Cats of all groups, including key experimental group, learned this task without any difficulty. और चारों ग्रुप्स में जितनी भी कैट्स थी ना सबके साथ यही करवाया गया था फर्स्ट फेज में और सबने बहुत आसानी से कर लिया था. इवन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की जो कैट्स थी ना, की एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की जिनका कॉर्पस कैलिज्म और ऑप्टिक चियाज्म दोनों ही निकाल लिए गए थे, उन्होंने भी इस टास्क को जो है बहुत अच्छे से कर लिया. इवन उनकी एक जो आई थी वो कवर्ड थी फिर भी. This suggests that single hemisphere can also learn any task independently and as rapidly as two hemisphere can learn together. और इस चीज़ से क्या पता लगाया गया कि देखो 4 हमारे पास अलग अलग तरीके की कैट्स हैं. ठीक है, एक का ऑप्टिक चियाज्म ख़राब है, एक में कॉर्पस कैलिज्म नहीं है, एक में तो दोनों ही नहीं है, और एक क्या बिल्कुल नॉर्मल है. फिर भी चारों की जो फंक्शनिंग है, चारों ने जिस तरीके से उस टास्क को परसीव करा है, कंडक्ट करा है, सीखा है, वो बिल्कुल सेम है. चारों में कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इससे हमें ये पता चला कि जो हमारे हेमिस्फेयर्स हैं वो अलोन भी वर्क कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली भी वो वर्क कर सकते हैं, टास्क कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के, और उतनी ही जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी परसीव कर सकते हैं जैसे कि हमारी दोनों आइज से दोनों जो हेमिस्फेयर जब एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं जब करते हैं वैसे भी. यानी कि जो की एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की कैट्स थी उनमें ना तो कॉर्पस कैलिज्म था ना ऑप्टिक चियाज्म था, फिर भी मतलब कि उनकी जो हेमिस्फेयर्स में इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज नहीं हो पा रही थी, फिर भी उन्होंने उस टास्क को बहुत अच्छे से ग्रैब कर लिया, सीख लिया. इन दी सेकेंड फेज, अब सेकेंड फेज में क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में, जब सेकेंड फेज आया, द पैच वॉज स्विच्ड टू कैट्स अदर आई एंड वेयर अगेन गिवन द सेम डिस्क्रिमिनेशन टास्क टू परफॉर्म. अब सेकेंड फेज में क्या हुआ कि दोबारा से वही एक्सपेरिमेंट करा गया, बट अब जो आई का पैच था उसे दूसरी आई के ऊपर रख दिया गया. मान लो कि फर्स्ट जो फेज था एक्सपेरिमेंट का उसमें हमने लेफ्ट आई, चारों जो कैट्स हमारे पास चारों जो ग्रुप है सबकी लेफ्ट आई पर हमने पैच रखा था. अब हमने सेकंड फेज में क्या करा, उस पैच को स्विच कर दिया हमने राइट आई पे, और उसके बाद हमने वो कंडक्ट करवाया वो एक्सपेरिमेंट. इट वॉज फाउंड दैट द स्विचिंग ऑफ द पैच to other eye had no effect on the performance of cat except for key experimental group. अब क्या रिजल्ट निकल करके आया कि हमने देखा कि जो तीनों कैट्स थी ना, तीनों जो ग्रुप थे, तीनों जो कंट्रोल ग्रुप थे, उन पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बट जो की एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की कैट्स थी जिनके कॉर्पस कैलिज्म और ऑप्टिक चियाज्म दोनों ही निकाल लिए गए थे, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आई थी. इन फैक्ट दिस ट्रांसफरिंग ऑफ द पैच हैड अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन की एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कैट्स. देयर परफॉर्मेंस इमीडिएटली ड्रॉप्ड डाउन and they had to relearn their task like a beginner. तो उनके साथ क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंटल कैट्स के साथ कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल मतलब ख़राब हो गई. उनको वो टास्क दोबारा से इस तरीके से सीखना पड़ा जैसे कि उसमें उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा जैसे कि उन्होंने फर्स्ट टाइम उस टास्क को करा. तो और ये सिर्फ की एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की कैट्स के साथ ही हुआ था जिनकी कॉर्पस कैलिज्म और ऑप्टिक चियाज्म दोनों निकाल लिए गए थे. तो उनके साथ जो उनको ऐसे टास्क उनको दोबारा से लर्न करना पड़ा जैसे कि वो बिगिनर है. This result made Mayer and Sperry concluded that our hemisphere have the capability to act as separate brains
एंड द रोल ऑफ कॉर्पस कैलिज्म इज़ टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन अक्रॉस हेमिस्फेयर। अब इससे क्या रिजल्ट निकल करके आया इस पूरे एक्सपेरिमेंट से, जो भी हमने 2 फेज़ में एक्सपेरिमेंट कराया, कि जो मेयर और स्पेरी थे उन्होंने ये कंक्लूड करा कि जो हमारे हेमिस्फेयर्स हैं उनकी इतनी कैपेबिलिटी तो है कि वो एक सेपरेट ब्रेन की तरह अपना पूरा टास्क जो है कंडक्ट कर सके, और जो कॉर्पस कैलिज्म है उसका मेन फंक्शन क्या है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना दूसरे हेमिस्फेयर तक, ताकि उसको भी समझ में आए कि हाँ कि क्या टास्क हुआ है। अब इसको अच्छे से समझो कि जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट फेज़ में हमने क्या करा था, एक आई पे हमने पैच लगाया था और दूसरी आई ने, मान लो हमने लेफ्ट आई पर पूरा पैच लगाया है, तो हमारी राइट आई क्या सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है। अब उस राइट आई ने हमारी इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजी, हमारे लेफ्ट ब्रेन तक। तो लेफ्ट जो हेमिस्फेयर है, लेफ्ट हेमिस्फेयर को सारा कुछ पता है कि हाँ क्या क्या हुआ है, सारी नॉलेज है। लेकिन जो हमारा राइट हेमिस्फेयर है उसको तो नहीं पता ना। जो की एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की कैट्स थी उनके साथ क्या हुआ कि उनके लेफ्ट हेमिस्फेयर ने तो सब सीख लिया, अब वो पूरी तरीके से उस टास्क को कंडक्ट कर सकता है। लेकिन जैसे ही वही आई पैच जो है हमारी दूसरी आई पर लगा, जिसने कि उस टास्क को सीखा ही नहीं है, अब हमारे राइट हेमिस्फेयर के लिए तो सब कुछ बिल्कुल न्यू है, उसको नहीं पता कि उसने अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ है। तो हमारे हेमिस्फेयर्स में क्या है कि वो इंडिविजुअल तो वर्क कर सकते हैं, इंडिविजुअल पूरा टास्क कर सकते हैं और लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन क्या है कि उन दोनों को वो चीज़ें पता नहीं है कि अभी हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर में क्या हो रहा है और राइट हेमिस्फेयर में क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये जो कॉर्पस कैलिज्म और ऑप्टिक चियाज्म है, ये जो चैनल्स हैं, इनका मेन वर्क क्या है कि हमारे दोनों हेमिस्फेयर्स के बीच में कम्युनिकेशन बैठाना, कि हमारे लेफ्ट ब्रेन को भी लेफ्ट हेमिस्फेयर को पता हो कि राइट हेमिस्फेयर के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, और राइट हेमिस्फेयर को पता हो कि लेफ्ट हेमिस्फेयर के पास क्या इन्फॉर्मेशन उसकी स्टोर है, कि ताकि हम जो है लाइफ में थोड़ा ईजी हो सके हमारा काम। ठीक है, सो आई होप कि ये आपको समझ में आए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये जो स्क्रीन पे क्या ये इमेज है, पूरा डायग्राम है कि किस तरीके से उन्होंने कैट को रखा, कैट की एक आई पर जो है उन्होंने पैच लगाया था, और ये लीवर प्रेसिंग जो पूरा टास्क है जो उन कैट्स को कंडक्ट करना था, जो उन्होंने पहले सीखा था, फिर उन्होंने इसको परफॉर्म करा था। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है इससे 2 थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो निकल करके आए, कंक्लूड हुए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट क्या है, द रोल ऑफ कॉर्पस कैलिज्म इज़ टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन हेमिस्फेयर टू अनदर, कि कॉर्पस कैलिज्म का मेन फंक्शन क्या है कि एक हेमिस्फेयर से इन्फॉर्मेशन को दूसरे हेमिस्फेयर तक पहुंचाना। सेकंड क्या है, इफ़ कॉर्पस कैलिज्म इज कम्प्लीटली कट डाउन और डैमेज्ड, ईच हेमिस्फेयर कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एज इफ दे आर कैरिंग 2 सेपरेट ब्रेन्स इन वन स्कल। कि कॉर्पस कैलिज्म अगर कट डाउन हो जाए या फिर उसमें कोई भी डैमेज हो जाए, तो उससे ये नहीं है कि हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, या फिर हमारा तो ब्रेन जो वर्क करना बंद कर देगा, या फिर हमें तो कुछ पता ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होता है कि हमारे जो दोनों हेमिस्फेयर्स हैं वो इंडिविजुअली वर्क करते रहेंगे, हम अपना टास्क जो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। बट क्या है कि हमारे दोनों हेमिस्फेयर के बीच में इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। हमारे दोनों हेमिस्फेयर एक अलग ब्रेन की तरह, मान लेते कि हमारे एक ही स्कल में 2 अलग ब्रेन है और दोनों अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमारे सारे टास्क जो हैं इंडिविजुअली वो दोनों हेमिस्फेयर जो परफॉर्म करते रहेंगे, बट उन दोनों के बीच में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। अब इसमें एक और चीज़ है, डेवलपमेंट विदाउट अ कॉर्पस कैलिज्म। वट इफ़ समवन डजंट हैव अ कॉर्पस कैलिज्म सिंस बर्थ, हाउ डज इट अफेक्ट देयर बिहेवियर। अब इसमें ये क्वेश्चन करा गया है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि पैदा ही हुआ है विदाउट एनी कॉर्पस कैलिज्म, तो उससे उसकी लाइफ पर, उसके बिहेवियर पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। Studies have suggested that unlike those people whose corpus callosum was cut in later life, people born without any corpus callosum performed better at many tasks. तो स्टडीज़ क्या बताते हैं कि एक तो वो लोग हैं जो कॉर्पस कैलिज्म के साथ पैदा हुए हैं, बट आगे चल करके लाइफ में उनका कॉर्पस कैलिज्म किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी रीज़न से उसे निकाल दिया गया है। ठीक है, और दूसरे लोग जो कॉर्पस कैलिज्म के साथ पैदा ही नहीं हुए हैं, तो जो लोग एट बर्थ उनका कॉर्पस कैलिज्म था ही नहीं, वो लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे अपनी लाइफ में एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल्स जिनका कॉर्पस कैलिज्म बाद में निकाला गया है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिसर्च द अदर कमीशर्स इंक्लूडिंग एंटीरियर कमीशर कंपनसेट द absence ऑफ कॉर्पस कैलिज्म बाय बिकमिंग लार्जर देन यूजुअल। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी की अपनी उसकी ताकत होती है कि वो अगर हमारे शरीर में कोई कमी है तो उसे पूरा कर सके। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉर्पस कैलिज्म है ही नहीं, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो दूसरे हमारे ब्रेन में कमीशर्स हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कॉर्पस कैलिज्म, ऑप्टिक चियाज्म, एंटीरियर कमीशर और भी बहुत सारे कमीशर्स होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने का काम जो है करते हैं। लेकिन मेन कौन कौन से? कॉर्पस कैलिज्म, जो कि सबसे बड़ा है, सबसे सेंटर में, तो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो अगर वो है ही नहीं, कॉर्पस कैलिज्म किसी बच्चे में है ही नहीं, पैदा होते ही नहीं है, तो वहाँ पर के दूसरे जो ये कमीशर्स हैं, ये क्या है, ज़्यादा अपने यूजुअल साइज से, जितना कि एक नॉर्मल इंसान में कमीशर है, ये एंटीरियर कमीशर जो पार्ट है ये है, उससे ज़्यादा होगा। तो जो बच्चा जिसमें कॉर्पस कैलिज्म नहीं है, उसके जो ये दूसरे चैनल्स हैं, दूसरे रूट्स हैं जिनसे कि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके, ये ज़्यादा बड़े साइज़ में होते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके और वो लाइफ में काफ़ी सही परफॉर्म करता है।
जैसे नॉर्मल लोग परफॉर्म करते हैं उसी तरीके से परफॉर्म करता है, क्योंकि उसकी बॉडी को उस चीज़ की पहले से ही आदत है। उसको कुछ नया सीखना नहीं पड़ा, उसको नई कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि पहले से तो कॉर्पस कैलोज़म था, बाद में उसे निकाल दिया गया, तो बॉडी में क्या एक चेंज आया। बट जिनके जिनके केस में कि एट बर्थ उनका कॉर्पस कैलोज़म है ही नहीं, तो उनको कोई इशू नहीं आया उसकी वजह से। नेक्स्ट है स्प्लिट ब्रेन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में स्प्लिट ब्रेन का मतलब है वो लोग, मतलब वो ह्यूमंस, स्प्लिट ब्रेन इन ह्यूमंस का मतलब है वो ह्यूमंस जिनका कॉर्पस कैलोज़म निकाल दिया गया है, ठीक है, उन्हें हम स्प्लिट ब्रेन इन ह्यूमंस कहते हैं, या फिर स्प्लिट ब्रेन ह्यूमंस। In the last section, we discussed how severing the corpus callosum can affect the cat's behavior. Now the question is, does severing of corpus callosum affect human behavior? अब पहले हमने कैट्स के ऊपर देखा कि अगर कैट्स का कॉर्पस कैलोज़म जो निकाल दिया जाए तो उनकी बिहेवियर पर कैसा अफेक्ट होता है, किस तरीके से उनकी लाइफ को वो अफेक्ट करता है, बिहेवियर को अफेक्ट करता है। अब हमें ये देखना कि क्या ह्यूमंस के ऊपर भी इसी तरीके का अफेक्ट होता है। इन ऑर्डर टू ट्रीट क्रिटिकल केसेस ऑफ एपिलेप्सी, वोगल डोगन स्टार्टेड कंडक्टेड कमीजरोटमी, द ऑपरेशन ऑफ कटिंग थ्रू अ बैंड ऑफ मसल्स और नर्व फाइबर्स। अब क्या है कि जो एपिलिप्सी, वोगल एंड बोगन की जो क्रिटिकल केसेस है ना, एपिलिप्सी मतलब मिर्गी, जैसे मिर्गी का किसी को दौरा पड़ता है, तो इस तरीके के जो केसेस हैं इनको ट्रीट करने के लिए क्या करनी पड़ती है, कमीजरोटमी। कमीजरोटमी क्या है? कमीजरोटमी का मतलब है द ऑपरेशन ऑफ कटिंग थ्रू अ बैंड ऑफ मसल्स और नर्व फाइबर्स, यानी कि जो हमारे ब्रेन में नर्व फाइबर्स हैं उनको कट कर देना। नर्व फाइबर्स कौन कौन सी? जैसे कि जो कॉर्पस कैलोज़म है वो भी बहुत सारी नर्व फाइबर्स से मिलकर के बना है। ऑप्टिक चियाज्मा को, ये जितनी नर्व फाइबर्स है जब हम इनका ऑपरेशन करते हैं, इनको कट डाउन करते हैं, तो उसे कमीजरोटमी कहते हैं, ठीक है। दीज ऑपरेशंस प्रूव्ड remarkably effective as many epilepsy patients never experienced another major convulsion or epilepsy attack। कि क्या है कि ये जो कमीजरोटमी, ये जो ऑपरेशन है जिसमें कि नर्व फाइबर्स को कट डाउन कर दिया जाता है, इससे एक रिमार्केबल, इससे क्या पता चला है, क्या प्रूव हुआ है कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें कन्वर्जन की, यानी कि मिर्गी के दौरों की, अटैक्स जो उनके आते हैं मिर्गी के, वो जो है उसके बाद उन्हें नहीं हुआ है, वो एक्सपीरियंस उनको नहीं हुआ दोबारा। तो ये क्या है, काफ़ी इफेक्टिव है जो एपिलिप्सी के पेशेंट्स हैं, मिर्गी के पेशेंट्स हैं, उनमें कि अगर उनका नर्व फाइबर्स जो कट डाउन कर दी जाती हैं तो उनको वो अटैक नहीं आते दोबारा। पीपल हु हैव अंडरगोन सच सर्जरी आर नोन एज स्प्लिट ब्रेन पीपल। और जिनकी इस तरीके की कोई भी सर्जरी की जाती है उन्हें स्प्लिट ब्रेन पीपल कहा जाता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ दिस कमीजरोटमी ऑन ह्यूमन बिहेवियर, स्पेरी एंड गिजेंगा conducted experiments on split brain patients। अब जो ये स्पेरी और गजानिका थे, इन्होंने स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स पर कुछ एक्सपेरिमेंट करा था ताकि वो समझ सके कि इनका उनके बिहेवियर पर क्या असर होता है, क्या इफेक्ट होता है उनके बिहेवियर पर। द बेसिक premise of their methodology was similar to Sperry's previous experiment on laboratory cats limiting information टू वन हेमिस्फेयर ओनली। अब जो इनका तरीका था, इनका जो मेथड था एक्सपेरिमेंट करने का, वो भी स्पेरी और मेरी जैसा ही था कि जैसे उन्होंने क्या एक ही हेमिस्फेयर पर फोकस करा था कि इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ही हेमिस्फेयर में जानी चाहिए। तो स्पेरी और मेरी ने क्या करा था कि एक जो आई थी वो उन्होंने एक पैच से कवर कर दी थी ताकि एक ही आई जो सारा कुछ देख सके, सारा जो इन्फॉर्मेशन है, सारा जो टास्क करने का तरीका है उसे देख सके, ताकि इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ही हेमिस्फेयर में जाए। तो यही तरीका इन्होंने भी अपनाया था, लेकिन ह्यूमंस के साथ। Split brain patients were asked to fix their gaze at the center of a display screen. A stimulus was presented on either left or right side of the screen just for 0.1 second। कि इन्होंने क्या करा कि जो स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स थे उनसे कहा कि एक स्क्रीन है, उस पर जो भी आएगा उनको उस पर नज़र टिका के रखनी है अपनी, उनको उधर ही गेज करते रहना है। और जो भी स्टिमुलस आएगा, जो भी स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाएगा, या तो वो लेफ्ट साइड पर दिखाया जाएगा या फिर राइट साइड पर। अगर लेफ्ट साइड पर दिखाया गया तो हमारी लेफ्ट आई परसीव करेगी और हमारे राइट हेमिस्फीयर तक इन्फॉर्मेशन जाएगी, और राइट साइड दिखाया गया तो हमारी राइट आई परसीव करेगी और हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर तक इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो यही चीज़ उन्होंने कंडक्ट करी थी। और जो भी स्टिमुलस आएगा वो सिर्फ 0.1 सेकेंड्स के लिए आएगा। This short duration of stimuli presentation was enough for perceiving it, but not enough for patients to make any eye movement। अब ये इतना कम टाइम जो है, इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो भी स्टिमुलस है उसको परसीव तो कर लेंगे, उसको देख तो लेंगे, लेकिन क्या है कि वो अपनी गेज नहीं हटा पाएंगे, अपनी पलकें नहीं झपका पाएंगे इतनी देर में, 0.1 सेकेंड के अंदर। तो इसी वजह से उन्होंने ये टाइम जो सिलेक्ट करा था। फर्दर सम फाइन tactile and motor activities were given to perform by each hand under a ledge। This procedure made sure that information about stimuli would not transmit to ipsilateral hemisphere। Their study concluded two findings। अब इन्होंने और क्या करा था कि एक लेज था, उसके अंदर इन्होंने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखे थे जिससे कि उस पर्सन को, स्प्लिट ब्रेन पेशेंट को टच भी करना था, कुछ मोटर एक्टिविटी भी थी जिसको कि वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो कुछ हमें विजुअल्स, तो कुछ उन पेशेंट्स को कुछ विजुअल्स भी दिखाए गए थे, साथ में कुछ मोटर एक्टिविटी भी करवाई गई थी। दिस प्रोसीजर
मेड श्योर दैट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टिमुलाई वुड नॉट ट्रांसमिट टू इप्सिलेटरल हेमिस्फेयर। अब ये भी मेड श्योर करा गया था उस एक्सपेरिमेंट में कि जो इन्फॉर्मेशन है स्टिमुलाई से रिलेटेड वो सेम हेमिस्फेयर में ना जाए, कि हमने राइट साइड में कोई विजुअल दिया है वो राइट हेमिस्फेयर में ही ना जाए बल्कि हमारे दूसरे हेमिस्फेयर में जाए। देयर स्टडी कंक्लूडेड 2 फाइंडिंग्स। अब ये जो स्टडी है इसमें 2 फाइंडिंग्स जो है देखी गई थी। जस्ट लाइक लेबोरेटरी एनिमल्स, स्प्लिट ब्रेन पेशेंट आल्सो हैव 2 इंडिपेंडेंट हेमिस्फेयर्स हैविंग देयर ओन कॉन्शियसनेस, कैपेबिलिटीज़ एंड मेमोरीज। अब जैसे कि हमने जो लेबोरेटरी एनिमल्स में देखा था वही चीज़ जो हमने इधर भी देखी स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स के साथ भी, कि जो दोनों हेमिस्फेयर्स हैं वो इंडिविजुअल टास्क कर सकते हैं, उनकी अपनी एबिलिटीज़ हैं, अपनी कॉन्शियसनेस है, अपनी मेमोरी है, और वो इंडिपेंडेंटली जो है वर्क कर सकते हैं दोनों हेमिस्फेयर्स। अब दूसरी चीज़ क्या निकली, contrary to hemispheres of laboratory animals, hemispheres of split brain patients are not equal in their abilities। अब जैसे कि हमने जो कैट्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट करा था, लेबोरेटरी एनिमल्स के ऊपर जितने एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसके कंट्रास्ट में क्या रिजल्ट निकल करके आया कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो स्प्लिट ब्रेन ह्यूमंस पेशेंट्स थे, उनके क्या है दोनों हेमिस्फेयर्स की एबिलिटी जो है डिफरेंट थी, वो एबिलिटीज़ में सेम नहीं थे। ये चीज़ इसमें निकल करके आई है। अब नीचे क्या इसमें एक डायग्राम है, उसके थ्रू हमें दिखाया गया कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया गया था। ये क्या एक स्प्लिट ब्रेन पेशेंट है और यहाँ क्या एक स्क्रीन है, लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या एक स्क्रीन है, इसमें हमें क्या विजुअल्स दिखाए गए हैं और यहीं पर एक लैज है, ये एक लैज है और यहाँ पर क्या है इसे कोई भी ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, ये सिर्फ टच कर करके पहचान सकता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। इस तरीके से जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये कंडक्ट करवाया गया था। अब आगे देखते हैं। Now we will discuss those evidences on the basis of which the researcher concluded the above 2 results, that is, hemispheres of split brain patients can work independently and have unequal abilities। अब हम क्या है कुछ एविडेंसेस देखेंगे जिनके बेसिस पर क्या रिजल्ट्स जो हमने देखे हैं, जो हमने अभी क्या रिजल्ट्स देखे हैं कि जो हेमिस्फेयर्स हैं स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स में वो इंडिविजुअली वर्क तो कर सकते हैं लेकिन उनकी एबिलिटीज़ क्या है वो डिफरेंट है, वो अनइक्वल हैं। ठीक है, तो ये जो हमने रिजल्ट निकाला था ये किस बेसिस पे निकाला था। इन देयर स्टडी Gazangia and Sperry presented either visual or tactile stimuli to either side of their hemispheres। अब जो गैंजिया थी और जो स्पेरी थी इन्होंने क्या करा, या तो इन्होंने विजुअल सिखाए थे दोनों हेमिस्फेयर को दोनों साइड्स में, या फिर इन्होंने टेक्चुअल जो है स्टिमुलाई उनके आगे रखे थे दोनों हेमिस्फेयर्स की साइड पर। व्हेन अ पिक्चर ऑफ अ स्पून वाज प्रेजेंटेड ऑन द राइट विजुअल फील्ड और द स्पून वाज प्लेस्ड इन द पेशेंट्स राइट हैंड, the left hemisphere gets activated and he or she does the following things। तो क्या हुआ, जैसे ही स्पेरी ने और गैंजिया ने उस स्प्लिट ब्रेन पेशेंट के राइट साइड में, राइट जो स्क्रीन थी वहाँ पर उन्होंने एक स्पून की जो है विजुअल उनको दिखाई, स्पून की इमेज उन्होंने दिखाई और साथ में उन्होंने बाद में क्या करा, या तो उन्होंने स्पून की जो विजुअल उनको दिखाई या फिर उन्होंने कुछ पेशेंट्स के साथ क्या उनको विजुअल नहीं दिखाई बल्कि वो जो लेज था उसके अंदर उन्होंने स्पून रखी उनके राइट हैंड पर, तो उन्होंने क्या करा, उन स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्या उनका आंसर था। फर्स्ट, द पेशेंट सिंपली टेल्स द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज स्पून, पिक्स आउट द करेक्ट ऑब्जेक्ट केप्ट अंडर द लेज विद देयर राइट हैंड। अब उन्होंने क्या करा कि जैसे ही उन्होंने वो विजुअल दिखाया कि स्पून का विजुअल है तो उन्होंने पहचान लिया, वो जो स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स थे उन्होंने राइट आई से जैसे ही उस स्पून के विजुअल को देखा उन्होंने पहचान लिया कि हाँ इसे स्पून कहते हैं, इन्होंने स्पून की विजुअल दिखा रखी है मुझे, और जब उनके हाथ में राइट हैंड में स्पून रखी गई तो उन्होंने उसे भी पहचान लिया कि हाँ ये स्पून है। These 2 steps taken by patients indicated that their left hemisphere had received and stored the information। अब इससे क्या पता चलता है इन दोनों चीज़ों से कि जो पेशेंट्स थे उनका लेफ्ट हेमिस्फेयर क्या था, वो इन्फॉर्मेशन रिसीव भी कर रहा था और स्टोर भी कर रहा था। अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने स्पून कैसे बताया, क्योंकि पहले तो उन्होंने कभी ना कभी स्पून देखी है ना, उन्होंने स्पून को टच भी करा, उन्हें पता है स्पून कैसे होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन उनके लेफ्ट हेमिस्फेयर में स्टोर्ड थी तो उन्होंने बता दिया उसको कि हाँ ये स्पून है। अब आगे क्या हुआ कि यही जो एक्सपेरिमेंट था अब ये दूसरे तरीके से हुआ कि अब उन्होंने क्या करा, इन द सेकंड फेज ऑफ स्टडी अ पिक्चर ऑफ द स्पून वाज प्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट विजुअल फील्ड और द स्पून इटसेल्फ वाज प्लेस्ड इन द पेशेंट्स लेफ्ट हैंड। अब उन्होंने क्या करा, पहले तो उन्होंने राइट साइड में दिखाई थी विजुअल, अब उन्होंने क्या कि लेफ्ट साइड उन्होंने विजुअल रखी है, लेफ्ट साइड उन्होंने स्पून की विजुअल रखी है या फिर उनके लेफ्ट हैंड पर उस स्पून को उन्होंने रखा है और जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है वो राइट हेमिस्फेयर पे जानी चाहिए। ठीक है, तो जो एक्टिविटी थी राइट हेमिस्फेयर की वो और जो उन पेशेंट्स का रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल डिफरेंट था। अब उनका क्या रिएक्शन था कि अब जब उन्होंने लेफ्ट साइड में विजुअल उनको दिखाई है तो स्प्लिट पेशेंट्स का क्या कहना था, पेशेंट्स क्लेम्ड दैट नथिंग अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, कि उन्होंने स्क्रीन पे कुछ देखा ही नहीं है। पेशेंट्स कुडंट पिक आउट द करेक्ट ऑब्जेक्ट केप्ट अंडर द लेज फ्रॉम देयर लेफ्ट हैंड।
अब क्या हुआ कि जब उनसे कहा गया कि लैज जो है उसमें स्पून रखी हुई है उसको ढूंढ के निकालो, अब उन पेशेंट्स ने क्या करा, जब उनको कहा गया कि जो लैज है उसमें स्पून रखी हुई है तो वो उसे ढूंढ ही नहीं पाए, यानी कि उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे उसके बीच में उन्होंने स्पून थी, तो वो स्पून को ढूंढ ही नहीं पाए क्योंकि वो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि स्पून कैसी होती है, क्या उसको टच करने पे कैसा फील होता है, किस तरीके की होती है. पेशेंट्स क्लेम देयर अनअवेयरनेस अबाउट एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन प्लेस्ड इन देयर लेफ्ट हैंड. अब जो पेशेंट्स थे स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स, उन्होंने क्या कहा कि उनके हाथ में जब उनके लेफ्ट हैंड में जब स्पून रखी गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं ये चीज़ क्या है जो उनके हाथ में रखी गई है, जबकि जब राइट हैंड में स्पून रखी गई थी तो वो अवेयर थे, उन्हें पता था कि इनके हाथ में स्पून है, बल्कि जब वही चीज़ उनके लेफ्ट हैंड में रखी गई तो उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या है. सेकेंड है इसमें क्रॉस क्यूइंग. क्रॉस क्यूइंग क्या है? अकॉर्डिंग टू गजानगिया एंड स्पेरी, हेमिस्फेयर्स ऑफ स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स were capable of communicating with each other through non-neural routes or external routes. They termed it as cross queuing और queuing. कि जो गजानगिया और स्पेरी थे उनका कहना था कि जो हमारे हेमिस्फेयर्स हैं, स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स के जो हेमिस्फेयर्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए. कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं वो? कि नॉन न्यूरल रूट्स जो हैं या फिर जो एक्सटर्नल रूट्स हैं उनसे. एक्सटर्नल रूट जैसे कि जो बाहरी रूट्स हैं, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी बॉडी या फिर ये दोनों चीज़ें मिलकर के भी हमारे हेमिस्फेयर्स को कम्युनिकेट करवाती हैं. जैसे कि जो पिंटो एट एल थे 2017 में उन्होंने डिफाइन करा था द प्रोसेस ऑफ क्रॉस क्यूइंग. उन्होंने क्रॉस क्यूइंग की जो प्रोसेस थी उसे ऐसे डिफाइन करा था: वन हेमिस्फेयर इन्फॉर्मिंग द अदर हेमिस्फेयर विद बिहेवियरल टिक्स. जो हमारा एक हेमिस्फेयर है वो दूसरे हेमिस्फेयर को किस तरीके से इन्फॉर्म कर रहा है? विद बिहेवियरल टिक्स. बिहेवियरल टिक्स कैसे? सच एज टचिंग द लेफ्ट हैंड विद द राइट हैंड. जैसे कि हम अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से टच कर रहे हैं तब उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तब हमारी जो इन्फॉर्मेशन वो एक्सचेंज हो रही है दोनों हेमिस्फेयर्स में. In their study, Gazangia and his colleagues presented red or green color in the left visual field of the split brain patients and asked them to name it after saying it. Gazangia और उनके colleagues ने क्या करा कि जो split brain patients थे उनके आगे उन्होंने दो कलर दिखाया, रेड और ग्रीन, और फिर उन विजुअल फील्ड पे उन्होंने दिखाया. फिर उनसे पूछा कि ये क्या है, इनका नाम बताओ. They found that initially their participants were not able to perform better than chance level, that is 50% करेक्ट रिस्पॉन्स. पहले उन्होंने क्या पाया कि जो उनके पेशेंट्स थे वो इतना अच्छा वो नहीं कर पाए कि उधर सिर्फ चांस लेवल था कि हाँ 50% उन्होंने बता दिया, आधा गलत था आधा सही था, तो उससे कुछ नतीजा नहीं निकाल पाए. हाउ एवर ग्रेजुअली देयर परफॉर्मेंस इम्प्रूव ड्रामेटिकली. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ड्रामेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर उनकी जो है परफॉर्मेंस वो और ज़्यादा अच्छी होने लग गई. उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगी. कैसे? इनिशियली दे बिलीव्ड दैट इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रैवलिंग बिटवीन टू हेमिस्फेयर्स थ्रू सम न्यूरल पाथवेज. शुरुआत में तो उन्हें ये लगता था कि शायद जो हमारा कॉर्पस कैलिज्म है अगर वो नहीं है तो उसके अलावा भी और भी रूट्स हैं जिनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सकती है हमारे दोनों हेमिस्फेयर्स में, तो शायद वो एक रास्ता हो कि जिससे कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है. इस वजह से इनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी हो गई है बाद में. हाउ एवर लेटर दे फाउंड दैट some external roots such as head shakes or frowning inform the left hemispheres of an incorrect answer. कि अगर हम हेड शेक करते हैं या फिर फ्रॉनिंग कर रहे हैं तो उससे भी जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर है उससे पता चल रहा है कि जो हमने आंसर दिया वो इनकरेक्ट है. जैसे कि अगर एक स्प्लिट ब्रेन पेशेंट है, हमने उससे पूछा कि ये क्या कलर, उससे कोई भी सवाल पूछा है जो कि उसके शायद लेफ्ट हेमिस्फेयर को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन राइट हेमिस्फेयर को तो एक्सप्रेशन सामने वाले इंसान के समझ में आ रहा है ना. अगर सामने वाला इंसान जो है अपनी गर्दन हिला रहा है, अपना हेड शेक कर रहा है ना के तरीके में, तो उससे समझ में आ रहा है कि हाँ सामने वाला ना कहना चाह रहा है. अगर वो कह रहा है कि अगर उसे गुस्सा और उसके फेस पे उसे गुस्सा दिख रहा है तो वो भी क्या है, उसे समझ में आ रहा है, राइट हेमिस्फेयर को समझ में आ रहा है और उससे क्या वो परसीव कर पा रहा है कि जो उसने आंसर दिया है वो गलत है. तो इस तरीके से उसके लेफ्ट हेमिस्फेयर को भी पता चल रहा है कि हाँ कि जो उसने जवाब दिया है वो गलत है, तो उससे वो सीख रहा है धीरे धीरे और उसकी नॉलेज, उसके जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है उसमें भी नॉलेज जाती जा रही है. उससे पता चल रहा है कि हाँ जो उसने आंसर दिया वो गलत है. तो ये था क्रॉस क्यूइंग. अब थर्ड है, इसमें थर्ड क्या फाइंड हुई थी? डूइंग टू थिंग्स सिमिल्टेनियसली. अब जो गजानगिया 2005 में उन्होंने क्या फाइंड आउट करा? इन देयर स्टडीज़ फाउंड दैट ईच हेमिस्फेयर ऑफ द स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स कैन वर्क इंडिपेंडेंटली. कि जो दोनों हेमिस्फेयर है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं. साथ में इंटरेस्टिंगली देयर एफिशिएंसी इन सर्टेन विजुअल टास्क्स वॉज फाउंड टू बी बेटर दैन हेल्दी पार्टिसिपेंट्स. और क्या चीज़ पाई गई कि जो उनकी विजुअल टास्क की जो एबिलिटी है ना वो और भी ज़्यादा अच्छी है. जो उनके विजुअल टास्क हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं, जो कि नॉर्मल हेल्दी पेशेंट्स हैं, हेल्दी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे भी ज़्यादा अच्छे. ये चीज़ भी उन्होंने फाइंड आउट करी कि जो विजुअल टास्क था वो जो स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं. अब फोर्थ है इसमें द जेड लेंस. फॉर स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स विजुअल स्टिमुलाई रिक्वायरिंग मोर देन 0.1 सेकेंड टू परसीव could not be studied using the conventional method for researching visual input to one hemisphere. अब स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स में क्या था कि
जो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो हमने पढ़ा था कि 0.1 सेकंड से ज़्यादा वो लोग परसीव नहीं कर सकते स्टिमुलाई को, क्योंकि अगर 0.1 सेकंड से ज़्यादा उनको स्टिमुलाई दिखाया तो हो सकता है कि वो अपनी दोनों आई से उसको देख लें, या फिर आई मूवमेंट हो जाए उनकी। और कोई भी ऐसा स्टिमुलाई जो कि 0.1 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहा है परसीव करने में, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि उनके दोनों हेमिस्फीयर्स में वो इन्फॉर्मेशन जा सकती है, अगर वो अपनी राइट आई से और लेफ्ट आई से दोनों आई से उसको देखते हैं तो इस बैरियर को एलिमिनेट करने के लिए जो जेडियल थे, उन्होंने 1975 में क्या डेवलप करा था, एक जेड लेंस। इट इज़ अ कॉन्टैक्ट लेंस दैट इज़ ओपेक्यू ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये ऐसा कॉन्टैक्ट लेंस है जिसे या तो हम जो पेशेंट की लेफ्ट आई पे लगाएंगे या फिर राइट आई पे। The Z lens limits the visual input to one hemisphere of the split brain patients while they scan complex visual material। अब क्या है कि जो Z लेंस क्या करता है, इस Z लेंस का काम था जो भी स्टिमुलाई का विजुअल इनपुट है उसको लिमिट कर देना एक ही हेमिस्फेयर तक, यानी कि जो भी हमारी विजुअल फील्ड पे जो भी चीज़ दिखाई जा रही है, जो भी स्टिमुलाई है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे एक ही हेमिस्फेयर में जाएगी, वो भी उसी हेमिस्फेयर में जिसमें कि हमारा Z लेंस लगा है। सिर्फ उधर ही उसी हेमिस्फेयर में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी। जो जेड लेंस है उसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन जो भी स्टिमुलाई है वो सिर्फ एक ही हेमिस्फेयर में जाएगी, दूसरे हेमिस्फेयर में वो नहीं जा सकती। ये काम था जेड लेंस का। फॉर इंस्टेंस पेजेस ऑफ बुक, जैसे कि बुक के पेजेस अगर वो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जब पेजेस हम देख रहे हैं बुक के पेजेस, तो उससे क्या है कि बहुत सारे हम क्या है कि हमारे सामने बहुत सारे स्टिमुलाइज है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसमें क्या है कि हमारी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है आइज़ की, तो उसमें भी क्या है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो भी हम देख रहे हैं वो सब हमारा एक ही हेमिस्फेयर में जाएगा, दूसरे हेमिस्फेयर तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाएगी। ये काम था जेड लेंस का। सिंस द लेंस मूव्स विद द आई, इट परमिट्स विजुअल इनपुट टू एंटर ओनली वन हेमिस्फेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द आई मूवमेंट। कि हमारा जो लेंस है वो आइज़ के साथ ही मूव कर रहा है, तो क्या है कि वो परमिट विजुअल इनपुट टू एंटर ओनली वन हेमिस्फेयर, कि वो सिर्फ एक ही हेमिस्फेयर में विजुअल इन्फॉर्मेशन जाने को परमिट कर रहा है, दूसरा हेमिस्फेयर तक वो जो इन्फॉर्मेशन वो जाने ही नहीं दे रहा। इसकी वजह से जो क्या है, जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था ये थोड़ा ईजी हो सका था। नेक्स्ट है मैथड्स टू स्टडी ब्रेन लेटरलाइजेशन। अब कौन कौन से मैथड्स थे जिनके थ्रू हमने ब्रेन लेटरलाइजेशन, यानी कि हमारे दोनों हेमिस्फेयर में क्या क्या उनके इंडिविजुअल टास्क हैं और किस तरीके से ब्रेन लेटरलाइजेशन हुई है, उसको हमने किस तरीके से स्टडी करा है, वो सारे मैथड्स अब हम पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं है, टोटल 3 मैथड्स हैं। फर्स्ट है इसमें सोडियम अमाइटल टेस्ट। फर्स्ट है सोडियम अमाइटल टेस्ट। द सोडियम अमाइटल टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज दी वाडा टेस्ट। जो सोडियम अमाइटल टेस्ट उसे वाडा टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो न्यूरोलॉजिस्ट थे जूहन ए वाडा, उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस करा था। दिस टेस्ट इज ऑफन परफॉर्म्ड प्रायर टू एनी न्यूरोसर्जरी, स्पेशली एपिलेप्सी सर्जरी, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन विच साइड ऑफ द हेमिस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज एंड मेमोरी फंक्शंस। किसी भी न्यूरोसर्जरी से पहले इस टेस्ट को करा जाता है। क्यों? और जो एपिलेप्सी की सर्जरी है, यानी कि एपिलेप्सी क्या बताया था मैंने कि दौरे पड़ना, मिर्गी के दौरे पड़ना, उसकी अगर हमें सर्जरी करनी होती है तो उससे पहले हम सबसे पहले ये सोडियम अमाइटल टेस्ट करते हैं, ये जानने के लिए कि कौन सा हमारा जो हेमिस्फेयर है वो लैंग्वेज के लिए और मेमोरी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब ब्रेन लेटरलाइजेशन की स्टडी की जा रही थी उस टाइम पर ये टेस्ट किया जाता था सबसे ज़्यादा, ताकि हमें पता चले कि कौन सा जो पार्ट है वो लैंग्वेज के लिए और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इन अ स्टैंडर्ड सोडियम अमाइटल टेस्ट, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम अमाइटल और सोडियम एमोबरबाइटल इज इंजेक्टेड इनटू द राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर। या तो सोडियम अमाइटल की या फिर सोडियम एमोबरबाइटल को इंजेक्ट कर दिया जाता था, या तो लेफ्ट हेमिस्फेयर, या तो राइट या फिर लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में, कैरोटिड आर्टरी है उसमें इसे इंजेक्ट कर दिया जाता था। सोडियम अमाइटल वर्क्स एज एनेस्थीसिया। जो सोडियम अमाइटल है ना वो एक एनेस्थीसिया की तरह वर्क करता है। हमारे जो जिस भी हेमिस्फेयर में हमने इसे इंजेक्ट करा है वहाँ के वर्क को थोड़ी देर के लिए ये क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है, यानी कि उस हेमिस्फेयर में कोई भी एक्टिविटी हो नहीं सकती जिस भी पार्ट में, जिस भी हेमिस्फेयर में इसे इंजेक्ट करा गया है। दिस अलाउज न्यूरोसर्जन्स टू असेस द कैपेबिलिटीज ऑफ द अदर हेमिस्फेयर यूजिंग वेरियस प्रोसीजर्स एंड टेस्ट। तो इससे क्या होता है कि जो न्यूरोसर्जन्स है उनको पता चल सकता है कि जो अगर हमने एक हेमिस्फेयर की सारी वर्किंग बंद कर दी, सारी एक्टिविटी उसकी बंद कर दी, वो कुछ नहीं कर सकता, तो हम दूसरे हेमिस्फेयर उस टाइम पर क्या क्या कर सकता है, उसकी क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो न्यूरोसर्जन्स क्या है चेक कर सकते थे। तो इसलिए होता था सोडियम अमाइटल टेस्ट। और ये इलस्ट्रेशन है सोडियम अमाइटल टेस्ट की कि किस तरीके से इंजेक्ट करा जाता था, फिर हमारे ब्रेन का उस पार्ट को कि किस तरीके से सोडियम अमाइटल जो है इंजेक्ट करा जाता था हमारी आर्टरीज में। फिर उसके बाद क्या कि उस पर्टिकुलर हेमिस्फेयर की जहाँ पे हमने इंजेक्ट करा है उसकी वर्किंग क्या है, सारी एक्टिविटी बंद हो जाती है, और फिर हम दूसरे हेमिस्फेयर की कैपेबिलिटीज़ को जज करते हैं, चेक करते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें द डिकोटिक लिसनिंग टेस्ट। द डिकोटिक लिसनिंग टेस्ट क्या है? इनिशियली द डिकोटिक लिसनिंग टेस्ट वाज यूज्ड
टू इन्वेस्टिगेट द फिनोमिनन ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन। पहले जो डिकोटिक लिसनिंग टेस्ट था इसका यूज़ किया जाता था सिलेक्टिव अटेंशन को जज करने के लिए, सिलेक्टिव अटेंशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सिंस इट इज़ अ नॉन इन्वेसिव टेस्ट, ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। नॉन इन्वेसिव मतलब कि इसमें ना तो कोई कट किया जाता है, ना हमारी किसी भी बार को कोई चोट नहीं लगती, ना कहीं पे कट होता है। तो ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। इट इज़ क्वाइट पॉपुलर अमंग न्यूरो साइंटिस्ट फॉर स्टडिंग सेरेब्रल लेटरलाइजेशन। इस वजह से थोड़ा ज़्यादा फेमस भी है न्यूरो जो साइंटिस्ट हैं उनके बीच में, ताकि वो सेरेब्रल लेटरलाइजेशन यानी कि ब्रेन लेटरलाइजेशन को वो लोग स्टडी कर सकें। इन दिस मैथड यूजिंग ईयरफोन पार्टिसिपेंट्स आर प्रेजेंटेड विद 2 डिफरेंट ऑडिटरी स्टिमुलाई इन राइट एंड लेफ्ट ईयर्स सिमल्टेनियसली। कि उन्होंने क्या करा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ईयरफोन दे दिए और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में एक ही टाइम पर डिफरेंट ऑडिटरी उन्होंने सुनाई। यानी कि दोनों ने ईयरफोन्स जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब ने ईयरफोन्स लगा रखे, लेकिन लेफ्ट जो साइड है लेफ्ट ईयर में एक दूसरी ऑडिटरी हमें सुनाई देगी और जो राइट ईयर है उसमें दूसरी हमें ऑडिटरी सुनाई देगी। ये इन्होंने करा था, वो भी एक ही साथ में। क्यूमोरा 2011 simultaneously presented different pairs of digits in both ears of participants and asked to report all the digits. He found that majority of the participants were able to reproduce digits correctly presented to their right ear than the left ear. तो किमोरा जो थे उन्होंने 2011 में जब ये प्रेजेंट करी थी डिकोटिक लिसनिंग टेस्ट, तो इन्होंने क्या पाया कि जब उन्होंने ईयरफोन्स लगा दिए, ठीक है, अब उन्होंने लेफ्ट साइड से एक दूसरी डिजिट्स उन्होंने बोली, राइट साइड से उन्होंने दूसरी डिजिट बोली। फिर जब उन्होंने पेशेंट से पूछा कि आपको कितने नंबर याद हैं, जो भी मैंने नंबर बताए थे वो आप बताओ, तो उन्होंने देखा कि जो भी उनके राइट ईयर में जो भी नंबर बताए गए थे वो उनको ज़्यादा अच्छे से याद है, ज़्यादा करेक्ट याद हैं एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट ईयर, thus suggesting that for the majority of participants their left hemisphere was specialized for language. तो उनसे क्या पता चला, देखो राइट साइड में राइट ईयर में जो भी इन्फॉर्मेशन गई, जो भी डिजिट्स गई, नंबर बताए गए, वो उनको याद थे और वो उन्होंने करेक्टली बता भी दिए। तो राइट हेमिस्फेयर का कनेक्शन किससे है? लेफ्ट हेमिस्फेयर से। राइट ईयर का कनेक्शन किससे? लेफ्ट हेमिस्फेयर से। तो उनको ये पता चला कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं, ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लैंग्वेज के लिए। तो इससे उन्होंने जज कर लिया कि जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो ज़्यादातर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लैंग्वेज के लिए, वर्ड्स के लिए। अब लास्ट है इसमें फंक्शनल ब्रेन इमेजिंग, FBI। फंक्शनल ब्रेन इमेजिंग क्या है? ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स ऑफर रिसर्चर्स एंड न्यूरो साइंटिस्ट टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर ब्रेन विदाउट ऑपरेटिंग इट। फंक्शनल ब्रेन इमेजिंग जो टेक्निक्स होती है वो रिसर्चर्स जितने भी है, न्यूरो साइंटिस्ट जितने भी है, उससे उनको क्या मदद मिलती है? उससे उनको हेल्प मिलती है कि वो पता कर सकते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन है हमारे ब्रेन का, बिना उसको ऑपरेट करे। देयर आर मैनी ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स अवेलेबल सच एज FMRI। बहुत सारी ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स अवेलेबल है मार्केट में। FMRI, CT स्कैन, PET स्कैन, EEG, MEG एक्सेट्रा। और हमने क्या जितनी भी ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स थे वो हमने यूनिट 1 में पढ़ ली थी पहले। स्टडीज इन्वेस्टिगेटिंग सेरेब्रल इलेक्ट्रोलाइजेशन हैव बीन यूज्ड FMRI एंड PET स्कैन एक्सटेंसिवली। While a volunteer engages in some activity such as reading, the activity of the brain is monitored by position emission tomography PET और functional magnetic resonance FMRI। इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ होती हैं ब्रेन लेटरलाइजेशन को स्टडी करने के लिए? FMRI और PET। जब भी हमें किसी वॉलंटियर की रीडिंग के टाइम पर उसका कौन सा हेमिस्फीयर एक्टिव है और किस तरीके से वो चेंज हो रहा है, क्या क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, अगर हमें ये सारी एक्टिविटी जो जज करनी होती है, मॉनिटर करनी होती है, तो इसके लिए हम PET पोजिटरन एमिशन टैमोग्राफी PET का यूज़ करते हैं और फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस का यूज़ करते हैं FMRI। कि हमने जो है जो भी हमारा पार्टिसिपेंट है उसके ऊपर हम PET या फिर FMRI एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, इमेजिंग टेक्निक्स लगा रहे होते हैं, और हमने क्या करा है उस पेशेंट को किसी ना किसी टास्क में, रीडिंग में या खेलने में जो है इन्वॉल्व कर दिया। फिर हम चेक करें कि उसके ब्रेन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। हमने इलेक्ट्रोड्स यूज़ करें, हमने जो है काफ़ी ऐसे इलेक्ट्रोड्स उसके ब्रेन के ऊपर स्काल्पेल हमने लगाए हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि क्या क्या चेंजेस इसके ब्रेन में हो रहे हैं। तो ये फंक्शनल ब्रेन इमेजिंग ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजेशन को भी स्टडी करते हैं। तो इसी के साथ ये जो वीडियो ये इधर खत्म हो गया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो में कोई भी क्वेरी आपकी रह गई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फीडबैक